माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। पे कमीशन एक केंद्र संचालित सरकारी कर्मचारी के जीवन में क्या क्या बेनिफिट्स लेकर आए। इंक्रीमेंट को अगर साइड करें तो सरकार आपके भत्ते या अलावेंसेस के बारे में भी चर्चा करें। कौन लोग होंगे जो 8 पे कमीशन के सारे फायदों से वंचित रह जाएंगे। भारत में चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है और इसी ताप के बीच एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आया है 8वें वेतन आयोग के गठन की खबर। जी हां, कल यानी कि 16 जनवरी 2025 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। नमस्कार, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य मार्ग। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन से जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में। हम बात करेंगे अगर ये 8वां है तो पहले 7 पे कमीशन कब लागू हुए थे, उनके मायने क्या थे। हम ये जानेंगे ये फिटमेंट फैक्टर क्या है जो भी आपके फोन और टीवी हर तरफ अफरा तफरी मचा रखा है। हम ये भी जानेंगे कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन अब 186 या 186% तक बढ़ने के आसार क्यों नजर आ रहे हैं। और ऐसी कई इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं जो इस वीडियो में हमें मिलेंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आइए शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न जो हम लोगों के मन में आता है वो है कि ये पे कमीशंस क्या होते हैं। पे कमीशन एक केंद्र संचालित संगठन है या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत बड़े रिटायर्ड जजेस, आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, देश के बड़े इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल सेक्रेटरीज और ऐसे बड़े बड़े रिस्पेक्टेबल लोग मौजूद होते हैं। देश का पहला पे कमीशन लागू हुआ था 1947 में, जिसका गठन 1946 में हुआ, मगर उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1947 में जमा की। दूसरा पे कमीशन भारत में जो लागू हुआ वो हुआ 1956 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कराई 1957 के अंदर। जी हां, इसी तरह तीसरा जो वेतन आयोग था उसका गठन हुआ था 1970 में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कराई 1973 में। चौथा जो हमारा वेतन आयोग है ये काफी दिलचस्प है क्योंकि 1983 में इसका गठन जरूर हो गया था, मगर इन्होंने अपना जो रिपोर्ट है वो अगले 4 सालों तक अलग अलग फेजेस में दिया। 5th पे कमीशन बनता है हमारे देश में 9 अप्रैल 1994 और सिर्फ एक महीने मई के अंदर उन्होंने अपना रिपोर्ट जमा कराया। इसी तरह 6th पे कमीशन लागू हुआ था 2006 में और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कराई 2008 में। और हम सब जो जानते हैं 7th पे कमीशन को पास किया गया था 2014 में और इनकी रिपोर्ट पास हुई थी 2016 के अंदर। तो इसी प्रकार 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद 16 जनवरी 2025 यानी कि कल 8th पे कमीशन के गठन को हरी झंडी दे दी गई है। अमूमन हर 10 सालों के अंदर एक नया वेतन आयोग बनाने की प्रक्रिया चलती आई है, मगर देश के आर्थिक हालत को देखकर केंद्र सरकार यह फैसला ले सकती है कि वो नया आयोग अभी बनाएगी या इसे कुछ दिन वो टालना चाहती है। तो आइए अब बात करते हैं कि ये 8th पे कमीशन एक केंद्र संचालित सरकारी कर्मचारी की जीवन में क्या क्या बेनिफिट्स लेकर आने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुल मिलाकर 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार द्वारा संचालित एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को इससे बेनिफिट मिलने वाला है उनकी सैलरीज या वेतन में। और करीब करीब 65 लाख लोग ऐसे हैं जो पेंशनर्स हैं और उनको यहां पे बेनिफिट दिखता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि उनके अलावेंसेस में, उनके भत्तों में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसी बढ़ोतरी को डिस्क्राइब करते हैं एक शब्द जो आजकल बड़ी चर्चाओं में है, जिसे हम कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक इकोनॉमिक टूल है जिसकी वैल्यू को आपके प्रेजेंट सैलरी में मल्टीप्लाई किया जाता है या गुना किया जाता है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, तो ये बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 आपके देश की आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक कंडीशंस, दूसरा महंगाई दर या इन्फ्लेशन और तीसरा बजट कंस्ट्रेंट्स। लोगों में खुशी की लहर इस वजह से है क्योंकि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर 2.86 या 2.86 तक जाने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ एम्प्लॉय यूनियंस ऐसे भी हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि इसे कम से कम 3.5 या 3.5 तो होना ही चाहिए, मगर सरकार की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। देखते हैं कि पिछले वेतन आयोग के नियम को देखा जाए तो यह नया फिटमेंट फैक्टर एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी पर क्या इफेक्ट डालेगा। पिछला वेतन आयोग या 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 7,000 की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर लगाकर 18,000 रुपए किया गया था। इस बार अगर हम मिनिमम बेसिक पे 18,000 ले और उस पे फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक अमाउंट आ रहा है जो हो जाएगा 51,480 रुपए या 51,480। अब अगर इसमें से आप अपने पुराना वेतन या 18,000 रुपए माइनस करते हो तो आपको एक वैल्यू आ रही होगी 33,480 रुपए। अब अगर इस 33,480 का आपको पूछा जाए कि आपके पुराने वेतन का कितना प्रतिशत है, तो इसको डिवाइड करके आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 33,480 बटे में 18,000 और इसको मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आ जाएगा 186%। जी हां, 186% का सैलरी हाइक मिलने वाला है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को।
सैलरी इंक्रीमेंट को अगर साइड करें तो सरकार आपके भत्ते या अलावेंसेस के बारे में भी चर्चा करने वाली है। जैसा मोटे तौर पर हम समझते हैं कि अगर औरंगाबाद में रहने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए एचआरए मिल रहा है या हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों को 10,000 रुपए में पोसाई नहीं पड़ने वाली, उनका खर्च अमूमन ज्यादा होता है। तो सरकार इन सभी चीजों पर भी बातचीत कर एक अच्छा प्रस्ताव सामने ला सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस आर्थिक तंगी के बीच सरकार इस 8 पे कमीशन के गठन को कुछ दिनों तक स्थगित रखेगी, मगर शायद सरकार की भी यही इच्छा है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे जाए, वो अपना प्राइवेट कंजम्पशन और बढ़ाए ताकि इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ हो। तो आइए अंत में जानते हैं वो कौन लोग होंगे जो 8 पे कमीशन के सारे फायदों से वंचित रह जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर आते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और दूसरे नंबर पर ग्रामीण डाक सेवाओं में स्थित कर्मचारी। इन लोगों को 8 पे कमीशन या इसकी बढ़ोतरी से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। तो इसी के साथ पहुंच चुके हैं हम वीडियो के अंत तक। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने लोगों में इसे शेयर करें। अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पर भी अपना व्यू रखें तो प्लीज मेंशन करें कमेंट सेक्शन में और देखते रहें लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक।